नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की कक्षा 6, 7 और 8 के पाठ्यक्रम पर आधारित जो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ हैं, जिसमें कि ये जो क्लास है आपकी वो हिस्ट्री क्लास होगी। हिस्ट्री की क्लास 6 में जितने भी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ हैं उसको डिस्कस किया जाएगा और क्लास 6 का उसके बाद क्लास 7 फिर क्लास 8 यानी कि तीनों क्लास की जो हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ हैं वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि क्लास आपके लिए जो है महत्वपूर्ण साबित होगी। यहाँ पर आप सभी देखेंगे कक्षा 6 इतिहास हमारे अतीत और अध्याय पहला जो है उससे बनने वाले पहले प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। अध्याय से पहला प्रश्न आपका है, प्राचीन काल में लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे। तो प्राचीन काल में लोग प्रयोग जो करते थे वो प्राकृतिक भाषा का करते थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, ऋग्वेद की भाषा कौन सी है। तो ऋग्वेद की जो आपकी भाषा है वो कौन सी है आपको बताना है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऋग्वेद की जो भाषा है वो क्या है, संस्कृत। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछ रहा है, कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है। तो कृषि का जो आरंभ है वो माना जाता है, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 7500 वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 है, इंडिया शब्द किस शब्द से निकला है। तो जो आपका इंडिया शब्द है वो निकला है इंडस शब्द से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्ष की गणना किसकी जन्म तिथि से की जाती है। तो वर्ष की जो गणना है वो ईशा के जन्म तिथि से की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर 6 है और इस चैप्टर का आपका लास्ट प्रश्न है, अतीत का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। तो अतीत का जो अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता है वो कहलाता है इतिहासकार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले चैप्टर पर। अगले चैप्टर में आप देखेंगे जो आपका चैप्टर का नाम है वो है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन और इससे बनने वाला ये रहा आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, वर्गाकार या आयताकार मकानों के अवशेष किस नवपाषाण स्थल में पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं, यहाँ पर आपका इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मेहरगढ़ में पाए जाते हैं, मेहरगढ़ में। अगला प्रश्न है, आप यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न है, पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत कब से हुई। कितने साल पूर्व पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत जो है वो हो गई थी, आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 800 साल पहले। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है और प्रश्न नंबर 3 आपसे क्या पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछ रहा है, पूरा पाषाण काल का समय कितने वर्ष पूर्व है। तो पूरा पाषाण काल का जो समय है वो आपका है 20 लाख से 15,000 वर्ष। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, मानव इतिहास की लगभग 99% जो कहानी है किस काल में घटित हुई है। तो ये आपकी घटित हुई है, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, पूरा पाषाण काल में 99% जो कहानी है मानव इतिहास की वो घटित हुई है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे आप, प्रश्न नंबर 5 है और प्रश्न आपसे पूछ रहा है, मेसोलिथिक मेसोलिथिक या मध्य पाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सही होगा। तो पहला कथन है, इस अवधि के दौरान पत्थर के औजार को माइक्रोलिथिक कहते थे। पहला कथन बिल्कुल सही है आपका। ठीक है, पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है, पत्थर के औजार आकार में बड़े थे। तो आकार में बड़े नहीं थे। तीसरा है, इस अवधि के दौरान पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। नहीं, पुराने किस्म के औजार भी उपस्थित थे। ठीक है, मध्यकाल में, मध्य पाषाण काल में पुराने काल के भी उपस्थित थे। तो यहाँ पर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, देखेंगे क्या है। अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो नवपाषाण काल के औजार के संबंध में पहला कथन है, औजार पालिश किए गए थे। दूसरा कथन है, ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। आपको बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, पालिश किए हुए औजार थे नवपाषाण काल में, बिल्कुल सही है। मूसल और ओखल का प्रयोग जो है अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। दोनों ही कथन सही है, यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पहला और दूसरा दोनों ही सही है।
अगले चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 है आरंभिक भारत, और चैप्टर नंबर 3 का आपका पहला जो प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है वो देखेंगे आप क्या है। पहला प्रश्न है नवपाषाण युग के पुरास्थलों में किस प्रकार के बर्तन मिले हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मिट्टी के बर्तन मिले हैं नवपाषाण युग के पुरास्थल में। अगला प्रश्न है बुर्ज होम में किस प्रकार के निवास स्थान मिले हैं। तो बुर्ज होम में किस प्रकार के, जमीन के नीचे, ठीक है, जमीन के नीचे के जो निवास स्थान मिले हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेहरगढ़ में कपास की खेती के प्रमाण कितने वर्ष पूर्व मिले हैं। तो ये आपको मिले हैं लगभग 7,000 वर्ष पूर्व। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है पिरामिड में दफनाकर सुरक्षित रखे गए शव को क्या कहा जाता है। तो पिरामिड में दफनाकर सुरक्षित रखे गए जो शव हैं उनको क्या कहा जाता था, उनको कहा जाता था मम्मी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा की नगर योजना की अनूठी विशेषता के बारे में जो कथन दिए गए हैं उस पर आपको विचार करना है। हड़प्पा की नगर योजना के बारे में पहला क्या है, नगर सामान्य रूप से एक मंजिल होते थे। दूसरा कथन है इनमें से अनेक शहरों में ढकी हुई नालियाँ थीं। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे और आपको बताना है। यहाँ पर देखिए जो घर जो थे सामान्यतः एक मंजिल नहीं बल्कि 2 मंजिलें भी होती थी। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा सही है कि शहरों में ढकी हुई नालियाँ थी। राइट आंसर यहाँ पर देखेंगे तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर चलते हैं आपका ये लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तांबा है, टिन, सोना, इधर देखेंगे ईरान, ओमान, कर्नाटक। आपको बताना है कौन से स्थान से जो है, कौन सा ये जो धातु है वो जुड़ा हुआ है किस स्थान से। तो इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोना कर्नाटक। तो सही है आपका, सोना कर्नाटक ये तो सही है, लेकिन टिन जो है इसको ईरान से होना चाहिए, तांबा का ओमान से, यानी कि ये दोनों आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो केवल तीसरा जो है आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलेंगे अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। इससे बनने वाला आपका पहला प्रश्न यहाँ पर है सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो आप सभी पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से ही, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ठीक है। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है ऋग्वेद में वर्णित प्रार्थनाओं को क्या कहा गया है। तो ऋग्वेद में जो वर्णित प्रार्थनाएं हैं उनको कहा जाता है सूक्त। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर क्या है, 3 है। प्रश्न नंबर 3 है ऋग्वेद में किस ऋषि के सतलुज और व्यास नदियों के साथ वार्तालाप का वर्णन है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विश्वामित्र की, ठीक है, विश्वामित्र की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है चरक ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो चरक के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है उसका नाम क्या है आपको बताना है, चरक संहिता। चरक संहिता का नाम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है चरक ने मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियों का वर्णन किया है। चरक के अनुसार मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां बताई गई थी। तो इन्होंने बताया था 360 हड्डियों की संख्या। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 6 है ऋग्वेद काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला कथन है राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। दूसरा कथन है राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। तो प्रश्न का अगर आंसर देखा जाए, देखिए राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी ये भी गलत है ऋग्वेद के आधार पर, और राजा का पुत्र ही उत्तराधिकारी होता था ये भी ऋग्वेद के आधार पर गलत है। यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे चरक संहिता के बारे में कथन दिया गया है, 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा कथन सही है चरक संहिता के बारे में। तो पहला कथन है इसकी रचना प्रसिद्ध चिकित्सक चरक ने की थी। तो हाँ बिल्कुल सही है, चरक संहिता की जो रचना है वो चरक ने की थी, चरक संहिता की रचना। और दूसरा है वो बताते हैं कि मानव शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। दोनों ही कथन सही है, ठीक है, दोनों ही कथन सही हैं। तो इस हिसाब से देखेंगे तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दोनों ही सही है, ठीक है। इसके बाद चलेंगे अगले चैप्टर पर। चैप्टर नंबर 5 है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। और इससे बनने वाला आपका जो पहला प्रश्न है वो यहाँ पर है युद्ध क्षेत्र में राजा का सहचर कौन होता था। तो युद्ध क्षेत्र में जो राजा का सहचर होता था कौन होता था आपको बताना है। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सारथी। युद्ध क्षेत्र में जो राजा का सहचर होता था उसको सारथी कहते थे। अगला प्रश्न है महाजनपद का उदय कब हुआ था। तो महाजनपद का जो उदय हुआ था वो कब हुआ था आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा महाजनपद का उदय जो है
वो हुआ था 700 से 600 ईसा पूर्व। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न यहाँ पर है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी की बात करें तो वो थी आपकी राजगृह। राजगृह जो थी वो मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, अजातशत्रु कहाँ का शासक था? तो अजातशत्रु मगध का शासक था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मगध साम्राज्य की स्थापना बिंबिसार के द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर यहाँ पर देखेंगे 6 है और विचार दिए गए हैं, आपको बताना है बाद के वैदिक काल यानी कि उत्तर वैदिक काल। ठीक है, बाद का वैदिक काल का मतलब उत्तर वैदिक काल और पूर्व का वैदिक काल। दो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया था, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो बाद का वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में आपको विचार करना। पहला है, महिलाओं शूद्रों दोनों को वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। दूसरा है, वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। तो यहाँ पर बाद के वैदिक काल की बात करें तो ये दोनों ही थी बाद के वैदिक काल में, यानी कि उत्तर वैदिक काल की दोनों विशेषताएं हैं। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद चलते हैं अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर है नए प्रश्न नए विचार, और इससे बनने वाला जो आपका पहला प्रश्न है वो आपसे पूछ रहा है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने अपना दिया था सारनाथ में। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने वाला महान विद्वान कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा पाणिनि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जैन धर्म की शिक्षाएं कहाँ लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी वल्लभी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। जैन धर्म का मुख्य महाव्रत कौन सा था? तो जैन धर्म का मुख्य महाव्रत था आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो है वो जैन धर्म का आपका मुख्य महाव्रत था। इसके बाद चलेंगे अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर नहीं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यहाँ पर दो कथन दिया गया है। पहला, उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया। दूसरा है, उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर और व्यंजन की जो है व्यवस्था की। तो ये दोनों ही सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। तो उस अकॉर्डिंग देखेंगे तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। बौद्ध संघ के संबंध में पहला है, बौद्ध धर्म के नियम का उल्लेख शुद्ध पिटक में किया गया है। दूसरा है, पुरुष और महिला दोनों के लिए अलग अलग शाखाएं थीं। तो राइट आंसर यहाँ पर ये दोनों ही बौद्ध धर्म के बारे में सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लिए होंगे, केवल आपका इस टाइम जो है रिवीजन हो रहा होगा, और रिवीजन में आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कितने प्रश्न आप जो है सही कर पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पहला प्रश्न है, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। चैप्टर नंबर 7 है, इससे बनने वाला पहला प्रश्न है, अशोक ने युद्ध नीति को किस युद्ध के बाद त्याग दिया? तो कलिंग युग के बाद त्याग दिया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसके बाद है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न, अशोक के राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध हुआ? तो अशोक के राजा बनने के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखे हैं? तो अशोक के जो अधिकांश शिलालेख हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 5वें नंबर का प्रश्न है, कलिंग का आधुनिक नाम क्या है? तो कलिंग का जो आधुनिक नाम है वो है उड़ीसा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न, मौर्य काल के महत्वपूर्ण शहरों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला कथन है, तक्षशिला उत्तर पश्चिम का प्रवेश द्वार था। दूसरा है, उज्जैन उत्तर से दक्षिण भारत के मार्ग पर स्थित था। तो ये दोनों ही जो आपके कथन हैं दोनों ही सही हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, दोनों ही कथन इस प्रश्न का सही है। ठीक है, चलते हैं अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, और इस चैप्टर से बनने वाला चैप्टर का नाम देख लेंगे, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। जिससे बनने वाला आपका जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न आपसे पूछ रहा है, दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को क्या कहा जाता था? तो इन्हें कहा जाता था वेल्लार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूर को क्या कहा जाता था? तो जो भूमिहीन मजदूर थे उनको कहा जाता था यहाँ पर कडेसियार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 है, सबसे पुराने सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो जो सबसे पुराने सिक्के हैं उनको कहा जाता है आहत सिक्के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो कुषाणों की दूसरी राजधानी मथुरा थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, वलयकूप किसके लिए प्रयुक्त था? वलयकूप किसके लिए प्रयुक्त था? राइट आंसर हो जाएगा नाली, कूड़ेदान
गुचरखाना, इनमें से सभी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। इसमें 2 कथन दिए गए हैं, अब बताना है कौन सा कथन सही है। तमिल क्षेत्र में बड़े जमींदारों को कडेसियार के रूप में जाना जाता था। दूसरा कथन है तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों को वेल्लार के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर देखिए गलत कथन में क्या है, कथन में गलत ये है कि जमींदारों को वेल्लार कहा जाता था। यहाँ पर ये चीज़ें गलत की दी गई हैं, कडेसियार नहीं बल्कि यहाँ पर वेल्लार होना चाहिए। और भूमिहीन मजदूर को कडेसियार कहा जाता था, न कि वेल्लार। तो दोनों ही कथन जो है आपके गलत हो जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। अगला प्रश्न है वलयदार कुआं प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक थी। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। वलयदार कुएं के बारे में यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है। पहला कथन आप यहाँ पर देखेंगे, ये वलयदार कुएं शौचालय या कचरा या नाली जैसा दिखाई देता था। दूसरा है इस प्रकार का वलयदार कुआं सामान्य रूप से राजा के घर में पाया जाता था। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन तो आपका सही है, लेकिन दूसरा कथन गलत है, यानी कि पहला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अरिकेमेडु कहाँ की तटीय बस्ती थी। तो अरिकेमेडु जो है वो कहाँ की तटीय बस्ती थी, तो ये थी आपकी पुडुचेरी की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रश्न क्या चैप्टर देख लेंगे, व्यापारी राजा और तीर्थ यात्री, ये आपके चैप्टर का नाम है। और पहला प्रश्न है पांड्यों की राजधानी थी, कहाँ पर थी राजधानी, आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा मदुरई थी, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है भारत आने वाला चीनी तीर्थ यात्री था, कौन था भारत आने वाला चीनी तीर्थ यात्री। तो फाइयान, इत्सिंग, वेंगसांग, तीनों ही थे। ठीक है, तीनों ही थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप क्या था। बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप आपसे पूछ रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा थेरवाद। बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप कौन सा था, थेरवाद था। इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है सबसे प्रसिद्ध कुषाण राजा कौन था। सबसे प्रसिद्ध कुषाण राजा कौन था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कनिष्क था सबसे प्रसिद्ध कुषाण राजा। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में रेशम मार्ग शब्द का अर्थ किससे है। रेशम मार्ग जो शब्द है उसका अर्थ किससे है। तो पहला कथन है समुद्री मार्ग जो उन देशों को जोड़ते थे जहाँ रेशमी वस्त्रों के व्यापारी उन्हें उनके उत्पादन बेचते थे। दूसरा है उन सभी देशों को जोड़ने वाली सड़कें जहाँ शहतूत के पौधों की खेती की जाती थी। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे 4 कथन दिए गए हैं। एक और तीसरा कथन है जो सड़क है समुद्र और वायु मार्ग जहाँ रेशमी उत्पादों का व्यापार होता था। चौथा कथन है चीन से अन्य देशों में रेशमी वस्त्र ले जाने वाले व्यापारी या यात्रा मार्ग। आपको बताना है यहाँ पर प्राचीन काल में रेशम मार्ग शब्द का अर्थ किससे है। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन के अन्य देशों में रेशमी वस्त्र ले जाने वाले व्यापारियों का जो यात्रा मार्ग था उसी कहा जाता था रेशम मार्ग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला कथन है पुहार पांड्यों का बंदरगाह था। दूसरा कथन है मदुरई चोलों का बंदरगाह था। सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पर इनमें से ये दोनों ही गलत हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर। अगला प्रश्न है कुषाण शासन कनिष्क के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। कनिष्क के बारे में 2 कथन दिए गए हैं। पहला उन्होंने एक बौद्ध परिषद का आयोजन किया था, बिल्कुल सही है, बौद्ध परिषद का आयोजन किया था। दूसरा है अश्वघोष उनके दरबार में रहते थे, अश्वघोष उनके दरबार में रहते थे। दोनों ही सही है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे भक्ति की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए जो मौर्य काल के बाद विकसित हुई। मौर्य काल के बाद विकसित हुई भक्ति अवधारणा के बारे में बताना है। पहला है कथन भक्ति की धारणा भगवत गीता में मौजूद है। दूसरा है शुरुआत में उच्च जाति के लोग भक्ति मार्ग का अनुसरण कर सकते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा केवल 1। पहला जो है वो सही है, लेकिन दूसरा जो कथन है वो गलत है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और ये आपका चैप्टर समाप्त होता है यहाँ पर। चैप्टर नंबर यहाँ पर आपका स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 10। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 है और एक चैप्टर आपका और बचा रहेगा इसके बाद। इस चैप्टर में पहला आपका प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन से प्रसिद्ध कवि थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में राइट आंसर हो जाएगा कालिदास, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। हर्षचरित किसने लिखी थी। राइट आंसर हो जाएगा बाणभट्ट ने लिखी थी। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था। तो दरबारी कवि थे हरिसेन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की। तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक, चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है दक्षिणापथ के कितने शासकों ने समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 12। दक्षिणापथ के 12 और उत्तरापथ के अगर पूछेगा तो 9। अगला प्रश्न है
हर्षवर्धन के बारे में कथन पर विचार करना है। 2 कथन दिए गए हैं हर्षवर्धन के बारे में। पहला उनका दरबारी कवि बाणभट्ट था। दूसरा है बाणभट्ट ने बुद्ध चरित्र को प्राकृत भाषा में लिखा। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। केवल पहला ही सही है, दूसरा गलत है। तो पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में शार्थवाह का अर्थ था। प्राचीन भारत में शार्थवाह का अर्थ था व्यापारी समूह का नेता। शार्थवाह यानी कि व्यापारी समूह का नेता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलते हैं अगले चैप्टर पर। अगला चैप्टर आपका है इमारतें, चित्र और किताबें। इससे बनने वाला पहला प्रश्न है शिल्पाधिकारम की रचना किसने की। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इलांगो ओडिगल ने शिल्पाधिकारम की रचना की थी। अगला प्रश्न है प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर लगी रेलिंग क्या कहलाती थी। राइट आंसर हो जाएगा, ये कहलाती थी प्रदक्षिणा। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। अगला प्रश्न है मेघदूत की रचना किसने की। तो मेघदूत की रचना की थी कालिदास ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है वेदों को पढ़ने की अनुमति किसे नहीं थी। तो वेदों को पढ़ने की जो अनुमति नहीं थी वो स्त्रियों और शूद्रों को नहीं थी। ठीक है, स्त्रियों और शूद्रों, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलई किसके द्वारा रचित था। तो ये रचित था किसके द्वारा, सत्यनार के द्वारा। महाकाव्य है जिसका नाम है मणिमेकलई, किसके द्वारा रचित, सत्यनार के द्वारा। अगला प्रश्न है आयुर्वेद स्वास्थ्य विज्ञान की एक प्रसिद्ध प्रणाली है जिसका विकास जो है प्राचीन भारत में हुआ था। आयुर्वेद का विचार के बारे में आपसे पूछ रहा है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला है चरक और सुश्रुत आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो ये तो बिल्कुल सही है, पहला जो कथन है वो आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाता है। दूसरा कथन है सुश्रुत ने सर्जिकल विधियों का विस्तृत वर्णन किया था। तो क्या सुश्रुत ने सर्जिकल विधियों का विस्तृत वर्णन किया था। तो हाँ किया था। दोनों ही कथन सही, यानी कि पहला और दूसरा जिस ऑप्शन में होगा, तीसरे नंबर वाले ऑप्शन में है, तो दोनों ही आपका सही हो जाएगा। तो ये आपका समाप्त होता है क्लास 6 का हिस्ट्री का सभी चैप्टर का जो MCQs है यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्लास 7 के हिस्ट्री के MCQs के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करके, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।